अंग्रेजी कनेक्टिंग लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज है, वो बनाया किसने? जब ज़्यादा कनेक्टिंग होता, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता, तो भारत जापान और चीन से सबसे आगे होता। चीन बर्बाद हुआ 1945 में, मेरे साथ उठना शुरू हुआ परमाणु बम गिरने के बाद, और 48 में कम्युनिस्ट चाइना का निर्माण हुआ, मेरे साथ उठना वो भी शुरू किया, और हमें वो बुलेट ट्रेन बेच रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं। जापान और चीन के साथ मेरा व्यापारिक घाटा 80 और 100 का रेशियो है। 100 हमको देता है तो 80 हम उससे लेते हैं और 20 बेचते हैं। और उसके यहाँ कहीं अंग्रेजी नहीं बोला जाता। जापान में, पूरे जापान में जापानीज चलता है, पूरे चीन में चाइनीज चलता है, अंग्रेजी को वहाँ रत्ती भर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत की दुर्गति का सबसे बड़ा वजह अंग्रेजी है। अगर अंग्रेजी न होता तो भारत की इतनी दुर्गति नहीं होती जितनी दुर्गति हो चुकी है। क्यों? एक तो पहला प्रूफ दे दिया आपको, हम बेकार में कचड़े में इसलिए पढ़ें कि अंग्रेजी है मेरे देश में। दूसरा प्रूफ, हम जैसे +2 में जाते हैं हमसे कहा जाता है कि भैया बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी अच्छी किताबें अंग्रेजी में आती हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की। ठीक है, मान लिया आती है अंग्रेजी में। मेरे देश में करीब 25 लैंग्वेज अगर सीख लिया जाए तो पूरे भारत में कहीं भी आप बात कर सकते हैं। जाके भारत के एक कोने में जाके आप लोगों से बात कर सकते हैं अगर 25 लैंग्वेज सीख लेते हैं तो। अगर उन अच्छी किताबों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करा दिया जाता तो जो किताब मात्र 4, 5, 10 लोगों के पास पहुंच रहा है वो हज़ारों के पास पहुंचता। हम जैसे +2 में आते हैं, मेरा साइंस अच्छा होता है, गणित अच्छा होता है, +2 में आके भी साइंस रखते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि अंग्रेजी में होगा सारी अच्छी किताबें, हमारा सारा साइंस वहीं बेकार पड़ दम तोड़ देता है। अब BA आता है तो हम क्या ले लेते हैं? हिस्ट्री। हम बनने वाले थे वैज्ञानिक, इतनी बढ़िया गणित आता था मुझे, पर BA आता था क्या ले लिए? इतिहास। क्या है भाई? तो इतिहास से अच्छी किताबें हिंदी में आती हैं, बाकी अंग्रेजी में उसका आता था। तो हमारे देश में 5-7 वैज्ञानिक बन रहे हैं, 10 वैज्ञानिक। अगर सारी 25 भाषाओं में इन अच्छी किताबों का ट्रांसलेशन कर दिया जाता तो हमारे देश में हजारों वैज्ञानिक निकलते, हम रियल में विश्वगुरु होते। आज मात्र अंग्रेजी के कारण कुछ किताबें जो है 10 लोगों तक पहुंच रही हैं, कुछ ज्ञान 10 लोगों तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक है अंग्रेजी। सबसे बड़ा घातक तो तब है जब परीक्षा में हमसे कहा जाता है जबरदस्ती कि आप अंग्रेजी पढ़िए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चपरासियों बनना है तो अंग्रेजी का प्रश्न करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कुछ हो पाइएगा। ये सबसे बड़ा घातक है। अगर अंग्रेजी ज़्यादा जरूरी थी, लगता है कि नहीं अंग्रेजी बहुत ज़्यादा जरूरी, एसेंशियल है, ऐसे लगता नहीं मुझे, बेकार की बातें सारी हैं। लगता है कि एसेंशियल है तो आप ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीना बढ़ा देते ट्रेनिंग में ही, और वहीं सिखा देते अंग्रेजी। कम्युनिकेटिव अंग्रेजी बोलने और लिखने का अंग्रेजी कितने दिन का समय लगेगा सीखने में? 6 महीने। जो रेडीमेड आप मांगते हैं कि बना बनाया हमको अंग्रेजी का लड़का चाहिए, ये क्या करता है? परीक्षा में लोकतंत्र खत्म कर देता है। गांव का लड़का टैलेंटेड होने के बाद भी बाहर हो जाता है, और कॉन्वेंट का लड़का गधा होने के बाद भी पास हो जाता है। बुरा मत मानिएगा, सच यही है। तो मेरा मानना यह है कि भैया यहाँ पर बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ये यूपी और बिहार अकेले ऐसा राज्य है जो हिंदी की गरिमा को बचा कर रखा है। यहाँ कोई एग्जाम में अंग्रेजी नहीं पूछा जाता, वरना पूरे भारत में कहीं भी जाइए बिना अंग्रेजी काम नहीं चलेगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? अंग्रेजी वालों को भी सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी देश की भाषा हिंदी है। अपने देश की भाषा आज नौकरानी बन गई और दूसरे देश की भाषा अंग्रेजी आज मालकिन के पद पर बैठी है। ये ठीक बात नहीं है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब वो भी गलत कर रहे हैं तो हम क्या करें? वहां तो सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी है। अब तो आप, मैंने कहने का मतलब तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन यूपीएससी बिना अंग्रेजी सीखे आप निकाल नहीं सकते। हमारे बस में ना कि हम चेंज कर दे कुछ भी। अब वो लोग कह रहे कि नहीं केवल अंग्रेजी वालों को लेंगे, हिंदी मीडियम का रिजल्ट 0 हो गया है, कम हो गया है, खत्म हो गया है एक तरह से। तो गलत है नहीं जी। खाली 15 अगस्त दिन कहते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बदल दो इस कविता को, लिखो अंग्रेजी है हम वतन में इंग्लैंड हमारा। हिंदी दिवस बड़ा शौक से मनाते हैं 14 सितंबर को, और कहीं भी हिंदी वाले को योगदान नहीं है। आज हिंदी का योगदान हर डिपार्टमेंट में खत्म है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों ना उसको बदल के इंग्लिश दिवस मनाते हैं उस दिन? चलो बुरा न मानना, नोट कर लिया। इन सब नदियों को हम पढ़ेंगे। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ किसी को बुरा लगा हो इस अंग्रेजी हिंदी स्टेटमेंट से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे आते हैं, मनाता होगा अंग्रेज सब इंग्लिश डे।
चलिए, नोट कर लिए थे ना? हम अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखवाएंगे, लेकिन पहले अंग्रेजी ही बोलेंगे फिर हिंदी बोलेंगे। अच्छा, अब पहले हिंदी तब अंग्रेजी बोले, क्या दिक्कत है? पहले कोई भी बोलेंगे दोनों भाषा में, निश्चिंत रहें। मैंने हिंदी कितनी तरफदारी की, इसका मतलब डरिए, अंग्रेजी वाले डरे नहीं। मैं इस क्लास में दोनों भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। अगर कहीं ऐसा लगे कि मैं अंग्रेजी बोल के निकल गया तो हिंदी वाले हमें याद दिला दीजिएगा। अगर लगे कहीं कि हिंदी बोल के निकल गया, अंग्रेजी नहीं बोला, तो याद दिला दीजिएगा, सर इसको अंग्रेजी में भी लिखवा दीजिए। ठीक है? मैं दोनों भाषा में वैसे कोशिश करता हूँ लिखवाने की। ये अमरकंटक है, कौन सा पर्वत है? अमरकंटक। ये जो नदियों का लिस्ट बनवाए हैं उसका चित्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है? अमरकंटक, इसके बगल में एक जगह है सिहावा, इसके बगल में एक जगह है सिहावा। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। 3 नदी का उद्गम अमरकंटक है। कितना आसानी से याद हो जाएगा। सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा नदी भी निकलती है अमरकंटक से, और जोहिला नदी भी निकलती है अमरकंटक से। पूछा जाए अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और जोहिला। ऊपर से आ रही है गंगा। कौन नदी आ रही है? ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। ये नदी है दामोदर। ये दामोदर निकलती है छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है कौन है? दामोदर नदी। और ये नदी जो आगे आ रही है, गंगा नदी को बंगाल में हुगली कहते हैं। गंगा नदी को बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली नदी। इसी किनारे कोलकाता है। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी को बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली। गंगा नदी को बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली। हुगली के किनारे कौन सा है? कोलकाता, जिसको हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, हावड़ा शहर। वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? हावड़ा। दामोदर किस में मिलती है? हुगली में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बता चुके हैं, और इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं। दामोदर रिवर इज नोन एज बायोलॉजिकल डेजर्ट एंड सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का सोरो, बंगाल का दुख, और बायोलॉजिकल डेजर्ट, जैविक रेगिस्तान भी कहते हैं। एक नदी यहां से निकलती है, इधर से, राजमहल से। ये जगह कौन सा है? राजमहल। यहां से निकलती है कौन नदी? स्वर्ण रेखा। कौन नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। ये निकलती है रांची, झारखंड से। और ये दोनों कहाँ गिरते हैं? हुगली नदी कहाँ गिरती है? ये दोनों गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। सिहावा से भी एक नदी निकलती है। ये भी कहाँ गिरती है? यानी बंगाल की खाड़ी में 3 नदी गिर रही इधर से, हुगली, स्वर्ण रेखा और महानदी। सिहावा से कौन निकल रही है? कौन निकल रही है? महानदी। और महानदी किनारे पुरी है। महानदी किनारे कौन सा शहर है? पुरी। ठीक है? नर्मदा गिरती है आकर खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में नर्मदा के पैरेलल एक नदी और आती है, ये भी गिरती है खंभात की खाड़ी में। ये निकलती है बैतूल से। आज ही क्वेश्चन था कि बैतूल किसके किनारे है। आज जो पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, कल टेस्ट हुआ था मिशन 50 में, उसमें एक प्रश्न था मैच द फॉलोइंग में, ये कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। कौन नदी निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। और गिरती है भी कहाँ? खंभात की खाड़ी में। पिछले क्लास में बताया था माही और साबरमती नदी भी कहाँ गिर रही थी? खंभात की खाड़ी में। पिछले क्लास में याद होगा बताया था कि माही रिवर
एंड साबरमती रिवर भी कहाँ गिर रही थी? यानी कि भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। याद रहेगा, 4 ही नदी गिरती खंभात की खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में बहुत नदी गिरती है, लेकिन खंभात की खाड़ी में 4 नदी गिरती है, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, है ना। कल बताया था कि माही नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही इज ओनली रिवर इन वर्ल्ड विच क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सुना होगा आपने, 9th-10th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा। 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक ब्रिट, अंटार्कटिक ब्रिट, सुना है ना? अरे कम से कम याद नहीं होगा तो सुने तो होंगे। देखिए, नहीं याद है उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन सुने ही नहीं है ये अपराध है। 6th क्लास की बात है और सुने भी नहीं है, पहली बार सुन रहे कर्क रेखा, तो इसका मतलब ये उतना ठीक बात नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम सुने हो? नरेंद्र मोदी का सर कौन है? नहीं सुने हो? भारत के प्रधानमंत्री है, तो ये अपराध है। महात्मा गांधी का नाम, सर महात्मा गांधी कौन थे? ये गलत बात है। हाँ, राष्ट्रपिता थे। हो गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा। दोनों एक दूसरे को बोल दिए कि जी तू आप हमको बोल दीजिए, हम आपको। वो दोनों तो बोल गए, परीक्षा में याद रखना हम लोग को पड़ रहा है ना जी। कैंसिल कर लेते, कुछ नहीं बोलिए एक दूसरे को, आगे बच्चा लोग को पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर बोले और उनको गुरुदेव महात्मा गांधी बोले। ये तो बढ़िया बात है कि आप हमको पटना का शेर बोल दीजिए, हम आपको पटना का बाघ बोल देते हैं। बड़ा बढ़िया सेटिंग है। सूरत, ताप्ती नदी के किनारे और कौन है जी? सूरत। और कौन है? भरूच में नर्मदा नदी गिरती है। कहाँ पर? भरूच के पास, खंभात की खाड़ी में। ताप्ती गिरती है सूरत के पास, खंभात की खाड़ी में। सोन गिरती है दानापुर के पास, दानापुर पटना, दानापुर पटना के पास गंगा में। सोन मिलती है दानापुर पटना, हल्दी छपरा की जगह है, दानापुर के पास। पटना के पास गंगा में 3 नदी मिलती है, गंडक, सोन और पुनपुन। पुनपुन, पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन सुना है नाम? पुनपुन मिलती है फतुहा के पास। पुनपुन मिलती है कहाँ? फतुहा के पास। और सोन मिलती है दानापुर के पास। और दीघा के से थोड़ा सा आगे, एग्जैक्टली दीघा में नहीं, दीघा से दिखाई देगा आपको, गंडक मिलती है गंगा से। गंडक गंगा से कहाँ मिलती है? दीघा के पास। और फतुहा के पास पुनपुन। चूंकि क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, बिहार पीसीएस में 64वीं का क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में कि फतुहा के पास गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो क्या बोलेंगे? पुनपुन, पुनपुन नदी मिलती है। और दानापुर के पास सोन, है ना। इधर छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, इसमें आके मिलती है। इस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सा नाम है? रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक नदी निकलती है रिहंद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से कौन सी नदी निकलती है? रिहंद, जो मिलती है कहाँ? सोन में आकर, सोन में आकर मिलती है। इस जगह का नाम है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश। पूछा जाए कि सोन नदी में रिहंद नदी मिलती है किस जगह पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। सोनभद्र नाम सुना है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी, सबसे ज्यादा आदिवासी, अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? सोनभद्र में। और सोनभद्र जो है अभी हाल ही में तो चर्चा में आया था, सोनभद्र हाल में चर्चा में था। वहाँ गोल्ड माइन मिला है, बड़े पैमाने पर। क्या मिला है वहाँ से? सोनभद्र में सोना मिला है। अब आजकल तो फेसबुक का ज़माना है,
खूब फोटो चल रहा है सोनभद्र का, फेसबुक पर वायरल हो रहा है। उसी में एक आदमी ने वायरल किया, सोने के खजाने पर नागराज का पहरा। अब यही चलने लगा, जितने भी न्यूज चैनल हैं यही चल, सोने के खजानों पर नागों का पहरा। कितना सच, कितना हकीकत, कितना फसाना है ना भाई। हमारे न्यूज चैनल इतने महान हैं कि हम आप उनको क्या बताएं। न्यूज देने की जगह पर 12 बजे दिन से लेकर 4 बजे शाम तक सीरियल का न्यूज चलता है, सीरियल का न्यूज है ना। गीता ने रमेश को थप्पड़ क्यों मारा, देखें अगले एपिसोड में, है ना। बताइए, ये भी न्यूज का काम है, न्यूज चैनल का काम है ये दिखाना। अगर कोई मूवी आई है वो भी एक न्यूज है, मैं मानता हूँ, 1 सेकंड में बोल के निकल जाओ, पर आपको तो न्यूज चैनल वाले से, उस डायरेक्टर से पैसा कमाना है, प्रचार वालों से पैसा कमाना है, तो ये गलत है। तभी तो भारत के मीडिया का रैंकिंग दुनिया में देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग 139, 140, 145, 142, 142वां रैंक पे हम लोग हैं। हम रहते अगर चेक कर लो तो अंतिमवां रैंक किसी को देते, भारतीय मीडिया को। फालतू का न्यूज। अब एक बार कुछ बोल देंगे कंगना रनावत, हो गया। उस दिन शाम 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक न्यूज में केवल कंगना रनावत आ रही है, बार बार फ्लैश हो रहा है ना। गांधी जी के बारे में भी कुछ बोली थी। आजकल सबसे बड़ा भूगोल बेता इतिहासकार कौन बन गई है? कंगना रनावत। अगला भारत रत्न मिलने वाला है। हो गया क्लियर है भाई? अभी बनाइएगा, आराम से, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये क्या है जी? एक नदी और है, यही सोनभद्र है। यहां पर सोनभद्र के बारे में कुछ बोल रहा था, सुन लो। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। यूपी को मिलाकर 5 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो किससे किससे उसका बाउंड्री लगता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री लगता है। और सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट। सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट, रेणुकूट। वहां हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को, जिस कंपनी का नाम में लगा है आल्को, वो सब कैसी कंपनी है? एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सब एल्युमिनियम कंपनी का नाम बता रहा हूं। माल्को मैसूर एल्युमिनियम कंपनी, माल्को। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सब किसका कंपनी है? एल्युमिनियम की। अंतिम में आल्को लगाया है, किसी कंपनी होगी? एल्युमिनियम की। तो हिंडाल्को का जो हेडक्वार्टर है वो सोनभद्र में ही है, रेणुकूट में। सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट, वहां हिंडाल्को का हेडक्वार्टर है। बाल्को, नाल्को, माल्को भी एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत कम चांस है पूछने का। ज्यादातर क्वेश्चन हिंडाल्को से आता है, क्योंकि हिंडाल्को किस राज्य में है पूछता है, तो दे देगा उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो किसी को यूपी में गेस होता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि कंपनी से एल्युमिनियम और लोहा कंपनी तो सब कहाँ रहता है? झारखंड में और आंध्र प्रदेश में। ये जानबूझ के क्या पूछता है? हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में क्या है भैया? हिंडाल्को। कहाँ है रेणुकूट? कहाँ है? सोनभद्र में। ये तवा नदी है। ये कौन सी नदी है? तवा। इधर से भी एक नदी आ रही है, ये उकाई नदी है, ये उकाई नदी है। चलिए भाई बना लीजिए। पहले बनाइए ना। ये जबलपुर है, कौन सा जगह है? पूछ रहे हैं, चल रहा है बात नदी का, और गल्फ बे में अंतर पूछ रहे हैं। हिंदी में दोनों का खाड़ी होता है, तो हिंदी में तो कोई अंतर है नहीं, तो अंग्रेजी में अंतर बताते हैं। ज्यादा खुला है तो बे, ज्यादा ओपन है तो बे, थोड़ा ज्यादा संकीर्ण है तो गल्फ। हो गया? और कोई सवाल? आपके मन में कोई जिज्ञासा का कोई समंदर तड़प रहा है तो पूछ लीजिए। कभी कभी इंसान को कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन सोने नहीं देते रात भर। मन में आ गया 9 बजे कोई प्रश्न, और टीचर फोन नहीं उठा रहा है, तो पूरी रात बेचैन रहे। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा?
अरे गांधी जी को राष्ट्रपिता सुबह में जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सुबह में जान जाएंगे तो गांधी जी मर जाएंगे तब तक। 3 बजे भोर में एक लड़का हमको फ़ोन किया, हम गहरी नींद में 1 बजे सोए थे और 3 बजे हम उठाए फ़ोन। कोई इमरजेंसी, आखिर कोई 2 बजे रात में हमको कोई फ़ोन करे इसका मतलब इमरजेंसी है। वो भी 3 कॉल कर दिया। हमको लगता है कोई बड़ा मुद्दा है। जो 2 बजे भोर में कौन फ़ोन करता है? उठाए, बोले सर एक बात पूछना था, सोए हैं क्या? हम तो मुझे इस समय क्या जगह रहेंगे? सर गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हमें फ़ोन रखे सुबह बताएंगे। गांधी जी राष्ट्रपिता किसने कहा? हम लगा कि कोई फांसी लगा रहा है 2 बजे। हम बोले कि सर्च नहीं कर सकते थे। बोला सर 1116 सैमसंग का मोबाइल है सर, उसमें नेट नहीं चलता है सर। जोहिला नदी कहीं नहीं मिलती, जोहिला जमीन में गायब हो जाती है। जोहिला जमीन में ही गायब हो जाती है। अच्छा, एकदम क्लियर हो गया ना? कौन नदी कहां से निकलती है डायरेक्ट बता देंगे? जरा देख के बताओ तो, सोन कहां से निकलती है? आप लोग भी बताइएगा, यहां देख के। और नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से है। और जोहिला भी अमरकंटक से है। और रिहंद कहां से निकल रही है? सरगुजा देख के ही बताइए। रिहंद छत्तीसगढ़। और स्वर्ण रेखा, आप लोग भी, आप भी आज पहली क्लास है ना आपकी, तो बताइएगा पहली दूसरी क्या होता है? सभी पहली क्लास में है। बताइए रिहंद कहां से निकलती? सरगुजा छत्तीसगढ़ से। कहां मिलती है? सोन में, सोनभद्र में, है ना? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? समझ में आ रहा है? बोलिएगा, जहां पर डाउट हो वहां बोलिएगा। निकलती है, निकलता है नहीं? निकलती है ना? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है तवा, तवा सतपुड़ा से निकलती है। क्यों जी? नर्मदा निकलती है कि निकलता है? नदी स्त्रीलिंग है। एकमात्र नदी पुल्लिंग है ब्रह्मपुत्र। नहीं, एकमात्र नदी कौन सी है जो पुल्लिंग है? केवल ब्रह्मपुत्र बोलेंगे तो पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं बहता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भी लगा देंगे उसमें तो बहती है। हिंदी का तो ही करामाती है। एक ही चीज स्त्रीलिंग भी है, एक ही चीज पुल्लिंग भी है। नदी लग जाने से हो जाएगा स्त्रीलिंग, और नदी हटा देंगे केवल ब्रह्मपुत्र बोलेंगे तो पुल्लिंग। एक दाल का नाम सुना है? दाल, अरहर। अरे अरहर का दाल सुना है नाम? उसी का एक और नाम है राहड़। गांव में अरहर को क्या बोलते हैं? राहड़। तो राहड़ पुल्लिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है। दाल तो सेम ही है। तो ये हिंदी की थोड़ी सी कमियां हैं। हिंदी की कमियां तो थोड़ी सी है, अंग्रेजी की है तो बड़ी है। अपने घर की कमी क्या बताएं? राहड़ अरहर एक ही चीज है, फिर कैसे हो सकता है एक ही? एक ही आदमी मेल, एक ही आदमी फीमेल कैसे हो सकता है? सबसे पवित्र नदी भारत की कौन है? गंगा। उससे भी पवित्र मानी जाती है नर्मदा। गंगा तो इसलिए पवित्र ज्यादा मानी जाती है क्योंकि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। नर्मदा इसलिए पवित्र मानी जाती है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र है। नर्मदा जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र है। कैसे मानी जाती है पवित्र? नर्मदा और सोनभद्र, सोनभद्र सोन है। सोनभद्र नर्मदा, नर्मदा चाहती थी कि सोनभद्र से शादी हो जाए। किससे विवाह हो जाए? सोनभद्र से। लेकिन सोनभद्र ऐन मौके पर मुकर गया, दहेज में कुछ कमी आ गया था, तो नर्मदा का विवाह नहीं हो पाया सोनभद्र से। ठीक, ये धार्मिक कहानी है।
तो नर्मदा ने प्रण ले लिया कि मैं आजीवन, उस लड़के से अगर शादी नहीं हुआ तो अब जीवन में मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और आजीवन अविवाहित रह गई। इसलिए सबसे पवित्र कौन मानी जाती है? नर्मदा। गंगा तो विवाह की थी, इसीलिए गंगा को उतना पवित्र नहीं मानते जितना नर्मदा पवित्र है। सतपुड़ा, सभी नदियां विवाह की हैं, अकेली नर्मदा है जो विवाह नहीं की। धर्म में सब चलता है, हैं? अब नदी कैसे विवाह करते? तो धर्म में जाइए। हम धार्मिक आदमी उतने धार्मिक नहीं जितना आप सोच रहे हैं। हम धर्म के बारे में मोटा मोटी जानकारी रखते जरूर है, पर साधु संत टाइप का धार्मिक नहीं है कि बाबा बन गए कहानी सुना रहे हैं, नहीं जी। महादेव पर्वत से निकलती है उकाई नदी। और कोई कमी हो रहा है? सबका बन गया ना? लाइन ही तो खींचना है, अब फिर कौन सा दिक्कत है? अब कुछ लोग कह रहे सर ऐसे मोड़े हैं तो हम भी ऐसे ही मोड़ेंगे। अरे कोई ऐसा जानकारी थोड़ी ना, बीच में कहाँ कहाँ मुड़ी है। चलिए, नर्मदा किनारे एक और शहर है, बड़ोदरा। गुजरात का बड़ोदरा। हो गया सबका? सबका बन गया ना? अब भी नहीं बना तो दिक्कत है। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जहां कहीं कोई डाउट हो बोलना है। बन गया सबका? अब डैम बना लो। यहां पर रिहंद नदी पर एक डैम है, डैम का कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर क्या बना है? एक डैम। यहां पर तवा नदी पर भी एक डैम है, बड़ोदरा के पास भी एक डैम है, इधर ताप्ती पर भी एक डैम है, उकाई पर भी एक डैम है, और महानदी पर भी एक डैम है। नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कलर बदल दिया हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। बना लिए? डैम बन गया? नंबर 1 पे लिखो रिहंद डैम, नदी के नाम से ही डैम है। नंबर 1 पे लिखो रिहंद डैम। सब लोग बना लिए हो ना? डैम बना लिए हो ना? लिखो नंबर 1 पर रिहंद डैम। नंबर 1 पे लिखो रिहंद बांध, रिहंद बांध, रिहंद डैम। नंबर 2 पे लिखो रिहंद के बाद नंबर 2 पे लिखो तवा बांध, तवा बांध यानी तवा डैम। नंबर 3 पे लिखो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर डैम। नंबर 4 पर लिखो रिहंद डैम, तवा डैम, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। उसके बाद लिखिए काकरा पारा डैम, काकरा पारा बांध, काकरा पारा डैम। 5 पे लिखो उकाई डैम, उकाई बांध, उकाई डैम। 6 नंबर पे लिखो हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। नोट कीजिए। अब बड़ी आसानी से बता देंगे कौन सी नदी पे कौन डैम है। नंबरिंग दे दिया हूं, रिहंद नदी पर रिहंद डैम, तवा नदी पर तवा डैम, सरदार सरोवर नर्मदा पर, काकरापारा ताप्ती पर, उकाई उकाई पर, हीराकुंड महानदी पर। एकदम क्लियर है ना सबको? इसमें कुछ बात लिख लीजिए। देखिए सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। सरदार सरोवर डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी बांध है। अच्छा, आपने सुना है 3 अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है लंबी, एक होता है बड़ी और एक होता है ऊंची। सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा डैम पूछे, हाईएस्ट डैम पूछे तो टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में है, भागीरथी और भेलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी नदी और भेलंगना नदी के संगम पर दुनिया का भारत का सबसे ऊंचा डैम, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे हाईएस्ट डैम टिहरी डैम किस नदी के संगम पर है? भागीरथी और भेलंगना। भागीरथी और भेलंगना ये बता चुके हैं आप लोगों को। दूसरा, भारत की सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम, भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लास्ट में लिखा हूं, भारत की सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम 4801 मीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? भारत की सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम, लंबाई 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर न जी। अरे 5000 मीटर में कितने किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। यानी डैम की लंबाई है, उतना लंबा डैम बना हुआ है। 5000 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 4801 मीटर उसकी लंबाई है। क्यों भैया? तो सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, भागीरथी भिलंगना के संगम पर। कहां? नए लोगों को भी बोलना है, सुनो क्या छूट गया, बोलो बोलो। हीराकुंड डैम सबसे ऊंचा टिहरी, टिहरी डैम भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी और, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, जो छूटे बोलो लिखवाएंगे, इसमें क्या है। सबसे ऊंचा डैम हीराकुंड टिहरी डैम किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलंगना। सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर जिले में। उड़ीसा के संबलपुर जिले में कौन डैम? हीराकुंड डैम। और सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। गुजरात में बड़ोदरा के पास, गुजरात में बड़ोदरा के पास नर्मदा नदी पर कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम। तो सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा हो गया ना। अब सुनिए, सरदार सरोवर डैम, इसका नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। सरदार सरोवर डैम का नाम सरदार सरोवर डैम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, क्योंकि पटेल ने ही इस डैम के बारे में सोचा था।
पहली बार 1945 में, 1945 में पटेल साहब का 50 में तो निधन हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में उनका डेथ हो जाता है, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, क्या बोलते उसको, राज्यों के एकीकरण यानी प्रांतीय मामलों का मंत्रालय भी किनके पास था? वल्लभ भाई पटेल के पास। तो पटेल जी ने ही पहली बार इस डैम के बारे में सोचा था, बनवाया नहीं था, सोचा था। लेकिन उनके मरने के कई वर्ष बाद इस पर काम शुरू हुआ। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो डैम इतना विशाल था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटिकर। मेधा पाटिकर क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। और मेधा पाटिकर जी ने सोचा कि अगर ये डैम बनेगा तो जब नदी के पानी को बांधिएगा डैम बनाकर तो पानी फैलेगा ना आसपास, जी बहता हुआ पानी को बांध दिए तो आगे पानी जा नहीं रहा तो क्या होगा, वहीं आसपास फैल जाएगा। और डैम बनाएंगे तो आसपास पानी फैलेगा तो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको वहां से खाली करना पड़ेगा, यानी एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और डैम बनाएंगे तो पेड़ वगैरह काटा जाएगा, पानी भरेगा चारों तरफ तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा। यानी एक प्रकार से इन्वायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये किनको लगता था? मेधा पाटिकर को, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटिकर को लगता था कि भैया ये डैम बन गया तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जाहिर सी बात है, डैम बनता है तो कहीं भी डैम बनेगा तो पेड़ का 2, 4, 10, 20, 50 पेड़ काटे जाएंगे। कहीं भी डैम बनेगा तो आसपास की बस्तियों को हटाया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन बड़े फायदे के लिए छोटे फायदे को, छोटे घाटा को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन मेधा पाटिकर ने कहा कि मैं इग्नोर नहीं करूंगी, मैं आंदोलन करूंगी। इसीलिए उन्होंने, मेधा पाटिकर जी ने एक आंदोलन चलाया सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो मेधा पाटिकर। किस डैम के विरोध में चलाया गया? तो सरदार सरोवर डैम। ये दोनों प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए आप इसको लिख लें। देखिए, सरदार सरोवर बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, अंग्रेजी बोलेंगे, मेधा पाटिकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। देखिए, एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट यानी कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट लिखिए, छोड़िए एमिनेंट, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटिकर स्टार्टेड नर्मदा बचाओ मूवमेंट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम। हिंदी कहाँ है बताएं? अंग्रेजी में लिखिए, आप अंग्रेजी वाले विद्यार्थी तो अंग्रेजी में लिखिए। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट मेधा, MEDHA, मेधा पाटिकर तो लिखने आता ही होगा, नाना पाटिकर है, मेधा पाटिकर है। अब दोनों से मत समझिए कि दोनों भाई बहन होंगे, ऐसा मत बोल दीजिएगा। नाना पाटिकर, मेधा पाटिकर, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब इसको अंग्रेजी मत करिएगा, नाम है मूवमेंट का। आप किसी भी बुक में पढ़िएगा तो अंग्रेजी में भी सेम लिख देते हैं, नर्मदा BACHAO बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ नाम है। मूवमेंट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम, स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम। हो गया? कुछ नॉलेज बढ़ा आप लोगों का, कुछ ज्ञान बढ़ा। हीराकुंड डैम की कितनी लंबाई है? 4800। हीराकुंड डैम की लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। अच्छा, एक बात और लिखना भूल गए थे आप लोग। देखिए, सोनभद्र में रेणुकूट है। सोनभद्र में रेणुकूट है, रेणुकूट है। सोनभद्र में क्या है? एक जगह है रेणुकूट, जहां हिंडाल्को है। हिंडाल्को का हेडक्वार्टर है, कई बार पूछा गया है। सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट, जहां एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का हेडक्वार्टर है, जहां एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का हेडक्वार्टर है। हो गया? अब ये भूलेंगे इसको, जितना बता दिया उतना याद हो गया। चलो, अब तो फोटो आपके पास है नहीं। अब बताओ, नर्मदा कहां से निकलती है? कहां से? सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक से।
हम समझ रहे हैं कि आप काम मिटा दिए, मेरे पास तो है। जोहिला कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अच्छा, एक चीज छूट गया, आपको दिखाया मैंने, नर्मदा किनारे जब्बलपुर है। नर्मदा किनारे जब्बलपुर है। जब्बलपुर में रेलवे का एक जोन भी है। रेलवे के टोटल 18 जोन है। भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 18। बिहार में एक जोन है, मध्य पूर्व रेलवे, मिडिल ईस्ट रेलवे का जोन कहाँ है? हाजीपुर। तो बिहार में एक रेलवे जोन है, टोटल 18 जोन है, उसमें से एक जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर। एक जीके तो ये है। दूसरा जीके, जबलपुर में आयुध कारखाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गोला बारूद बनाने का कारखाना को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। जबलपुर में के बगल में करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर, जबलपुर शहर में ही है, आप चलेंगे गाड़ी से तो आपको जबलपुर ही मिलेगा पूरा, यहां से लेकर वहां तक। जबलपुर शहर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट, जहां पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। ऐसे नर्मदा नदी पर 2 वाटरफॉल है फेमस। नर्मदा नदी पर 2 वाटरफॉल फेमस है। एक कपिल धारा वाटरफॉल, कपिल धारा वाटरफॉल, और दूसरा धुआंधार वाटरफॉल। तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? जबलपुर में। जैसे गया से बोधगया के बीच जो देखें दूरी ना, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी है, उसी तरह से जबलपुर और भेड़ा घाट के बीच डिस्टेंस है। तो लीजिए, भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर। भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर, फेमस फॉर भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर। भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर, फेमस फॉर, हिंदी बोलेंगे, फेमस फॉर व्हाइट मार्बल, फेमस फॉर व्हाइट मार्बल, फेमस फॉर व्हाइट मार्बल एंड धुआंधार वाटरफॉल। अंग्रेजी वाले से निश्चित हो लेने दो। भेड़ा घाट सिचुएटेड नियर जबलपुर, फेमस फॉर व्हाइट मार्बल, देखिए, एंड धुआंधार वाटरफॉल ऑल्सो सिचुएटेड इन भेड़ा घाट। धुआंधार वाटरफॉल also situated in Bhedaghat at Narmada river, also situated in Bhedaghat at Narmada river, also situated in Bhedaghat at Narmada river. धुआंधार वाटरफॉल also situated in Bhedaghat at Narmada river। हिंदी में लिख लीजिए, लिखिए, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट स्थित है। जबलपुर, हिंदी बोल रहे हैं, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट स्थित है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट स्थित है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट स्थित है, जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यही धुआंधार जलप्रपात भी है। यही धुआंधार जलप्रपात भी है। यही धुआंधार वाटरफॉल भी है ना। कभी फुर्सत मिले तो घुमाओ। हम गए एक बार 2018 में गए थे, अक्टूबर नवंबर के महीने में मैं गया था। पूरा टूर था जबलपुर से लेकर पंचमढ़ी तक का, खूब घूमा हूँ वहाँ जाकर। अच्छा जगह है, लेकिन जाइए तो अक्टूबर में भी मत जाइए। मैं तो अक्टूबर में गया था, आप जाइए नवंबर में। भेड़ाघाट कभी जाना हो तो नवंबर में जाओ। अक्टूबर में एक्चुअली क्या है ना, जाना हो तो सुबह और शाम में घूमो भेड़ाघाट। दोपहर में धूप ज़्यादा तेज रहता है। हम एक्चुअली 2 बजे चले गए थे, तो ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं पाए। 2-4 को सेल्फी लेकर के वापस लौट आए। वही जहाँ से पानी नर्मदा की निकल रही थी, एकदम खतरनाक पॉइंट पे गए, एक सेल्फी लिए। क्योंकि लाइक बढ़ाना है भैया, तो खतरनाक प्लेस से ही सेल्फी लेना पड़ेगा, है ना। मौत के साथ सेल्फी का खेल आजकल आधे हकीकत आधा फसाना के साथ न्यूज चैनल पे भी चलता है। बार बार मौत के साथ सेल्फी का खेल। आखिर बच्चों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी कि उस पॉइंट पे जाके सेल्फी लिया? 3 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 3 बच्चे नहीं रहे। भैया आजकल न्यूज हमारा जो क्या बोले, हाँ बात करते एक्सपर्ट से, आखिर क्यों लड़के वहां सेल्फी ले रहे थे। तो बताया एक्सपर्ट ने कि लड़के अपने परिवार के जिद्दी बच्चे थे, एक किसी की बात नहीं सुनते थे और इतने बदमाश थे। मना किया गया था लेकिन वहां पर नहीं माने, चले गए, है ना। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ जबलपुर भेड़ाघाट आज तक। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर।
अब भेड़ाघाट आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहीं से रिपोर्टिंग कर दिए। भेड़ाघाट, गोदावरी, गोदावरी नदी लिखिए। अब दक्षिण भारत नदियां, हेडिंग डाल दीजिए रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की नदियां, उसके बाद लिखिएगा गोदावरी, हेडिंग डाल दीजिए दक्षिण भारत की नदियां, रिवर ऑफ साउथ इंडिया, उसके बाद गोदावरी रिवर। अब आप पेपर बनाइएगा, क्वेश्चन पेपर लगाइएगा घर पे, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस पेपर यूपीएससी का, आईएएस का 10 ईयर लगाइए, या सीडीएस का भी लगाइए 10 ईयर, वो भी यूपीएससी ही लेती है। असिस्टेंट कमांडेंट का लगाइए 10 ईयर, वो भी यूपीएससी लेती है। इंजीनियरिंग सर्विस, जो लोग बीटेक किए होते हैं उनका लिए एक सर्विस होता है, यूपीएससी के थ्रू होता है, ईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसका भी पेपर लगाइए। प्लस में आप बीपीएससी का भी लगाइए 10 ईयर, जेपीएससी लगाइए, यूपीपीएससी लगाइए। गारंटी के साथ करता हूँ, दावा करता हूँ 99% सवाल जितना बता दिया, लिखा दिया, उतने में से आएगा, है ना। ये काम किसका है, काम करना, रिव्यूज पर लगाना किसका काम है, आप लोगों का। देखना ये आपका काम है कि प्रश्न जो सर पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा में कितना आ रहा है। हमने क्या बोला, 99% आएगा। चलिए, गोदावरी रिवर 1% की गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि धरती पूरी बड़ी है, और धरती में क्या पूछ लें ये भी पूछ सकते हैं, गोदावरी नदी में धारा सबसे कमजोर कहाँ पड़ता है, तो ये प्रश्न तो हम नहीं लिखवाए, उनके ऊपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। चलिए, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव, ये गांव है नासिक जिले में। ये गांव कहाँ है भैया, नासिक जिला, महाराष्ट्र। नासिक जिला, एमएच का मतलब महाराष्ट्र। जैसे बिहार का गाड़ी का नंबर क्या होता है, बीआर, वैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, एमएच, हरियाणा में एचआर, दिल्ली में डीएल, वैसे ही नासिक महाराष्ट्र में है। त्र्यंबक गांव से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से कौन निकलती है, गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलती है। बाद में बना लेना, इसी के किनारे नासिक भी है। नासिक जो शहर है वो भी गोदावरी नदी के किनारे ही है। महाराष्ट्र में नासिक शहर भी किसके किनारे है, गोदावरी के। और महाराष्ट्र में एक और शहर है नांदेड़। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। उनका संबंध पटना से भी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब गुरुद्वारा। हर साल महोत्सव बनाया जाता है पटना में। अब तो बनाया जाएगा शायद, ठंडी के दिनों में ही तो मनाते हैं, जनवरी में ही शायद होता है या दिसंबर में, अगर याद नहीं मुझे। नांदेड़ भी गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। नांदेड़ एक पवित्र स्थल है, किस धर्म का, सिखों का। सिख धर्म का पवित्र स्थल कौन है, नांदेड़। कई सिख वहां यात्रा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो नांदेड़ और नासिक भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये दोनों किस नदी के किनारे हैं, गोदावरी। नांदेड़ भी महाराष्ट्र में है, ये भी किसके किनारे है, गोदावरी। नासिक फेमस है अंगूर और प्याज की खेती के लिए। नासिक प्रसिद्ध है अंगूर और प्याज की खेती के लिए। नागपुर संतरा के लिए, नारंगी के लिए, ऑरेंज के लिए। नागपुर ऑरेंज के लिए सुना होगा आपने, और नासिक अंगूर और प्याज की खेती के लिए। नासिक अंगूर और प्याज। और नासिक में ही त्र्यंबक गांव है जहां त्र्यंबकेश्वर महादेव की मंदिर है। शिव जी के भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12। शिव जी के, भगवान शंकर के भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12। उनमें से एक कौन है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। बाकी झारखंड में बैद्यनाथ हैं, काशी विश्वनाथ हैं, महाकालेश्वर हैं, उधर ओंकारेश्वर हैं। यानी मध्य प्रदेश में 2 हैं, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर। महाराष्ट्र में भी 2 हैं, डाकी नाम भीमशंकर और एक त्र्यंबकेश्वर, 2 हो गए। एक श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, फिर रामेश्वरम हो गया, सोमनाथ, सोमनाथ गुजरात। इसके अलावा हो गया काफी, 1-2 भूल रहा हूं मैं भी। तो टोटल कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, जिसको इंसानों ने कभी स्थापित नहीं किया, किसी देवता ने या तो खुद शिव जी ने स्थापित किया। वो शिवलिंग 12 है, 12 ज्योतिर्लिंग उसको कहते हैं। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है, त्र्यंबक गांव में, जिसको त्र्यंबकेश्वर महादेव कहते हैं। यहीं से गोदावरी क्या होती है, निकलती है। गोदावरी यहीं से निकलती है और आती है कहाँ, कर्नाटक में, सॉरी आती कहाँ है भैया, तेलंगाना में। कहाँ आती है, तेलंगाना में। उसके बाद कहाँ आती है, उसके बाद आती है छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ तेलंगाना,
तेलंगाना, उसके थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में टच होती है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा टच करती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक जगह है अमलापुरम, नाम सुना है? अमलापुरम का नाम सुना है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी कहाँ गिरती है? अमलापुरम के पास, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमलापुरम सुना है? अमलापुरम का नाम सुना है? नहीं सुना? अब सुन लिए, बोलो सर अभी थोड़ा देर पहले आपने सुनाया है। अमलापुरम, आंध्र प्रदेश में अमलापुरम के पास कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक नदी मिलती है तेलंगाना में, इसका नाम है पेनगंगा। क्या नाम है? एक नदी और मिलती है तेलंगाना में, इसका नाम है बेनगंगा। इधर से छत्तीसगढ़ से एक नदी आके मिलती है छत्तीसगढ़ में ही, उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती। एक नदी और मिलती है इसमें आकर के, इसका नाम है वर्धा। बनाइए। हो गया सबका? ये सब निकल रही है छत्तीसगढ़ के पठार से, ठीक है? इसकी ट्रिब्यूटरी है, छोटी छोटी नदियां हैं। वर्धा और गोदावरी के बीच घना जंगल है। वर्धा और गोदावरी के बीच घना जंगल, इस जंगल को बोला जाता है नल्ला मल्ला का जंगल। वर्धा और गोदावरी के बीच क्या है? जंगली इलाका है। इसको बोलते हैं नल्ला मल्ला का जंगल। नल्ला मल्ला का जंगल, नल्ला मल्ला का जंगल। वर्धा और गोदावरी के बीच जो जंगल है उसे नल्ला मल्ला के जंगल के नाम से जानते हैं। नल्ला मल्ला का जंगल इतना घना जंगल है यहाँ कि 2010 में प्लेन क्रैश हो गया था। वाईएस राजशेखर रेड्डी जो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, आज उनका बेटा मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश सीएम कौन है? आप लोग को याद होना चाहिए, सभी राज्य के राज्यपाल और सभी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, ये जनरल नॉलेज वाली बात होती है। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के पिताजी थे 2010 में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से, उनका नाम था वाईएस राजशेखर रेड्डी। उनका फ्लाइट क्रैश हो गया था इसी जंगल में। इतना घना जंगल है कि 3 दिन बाद मिला था उनका जो हेलीकॉप्टर था, वो 3 दिन पूरा टीम ढूंढ रहा था पर नहीं मिल रहा था, 3 दिन बाद मिला। सोचिए कितना घना जंगल है। इसी इलाके में एमसीसी और उनका क्या बोलते हैं पीपुल्स वार ग्रुप, नक्सली संगठन का स्थापना पीपुल्स वार ग्रुप का ही हुआ था, है ना। अब सुनिए, यहां पर तेलंगाना में एक जगह है, इस जगह का नाम है निजामाबाद। क्या नाम है? निजामाबाद, तेलंगाना में। वहां पर एक डैम बना हुआ है, निजामाबाद में एक डैम है। इस डैम का नाम है श्री राम सागर डैम, श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर बांध। गोदावरी नदी पर तेलंगाना में निजामाबाद, तेलंगाना में एक जगह है निजामाबाद, वहां श्री राम सागर बांध है, श्री राम सागर बांध है। हो गया। वैसे गोदावरी के बारे में आप लिख सकते हैं अलग से। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाए, सुनो, अगर आप लोगों से पूछे कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा, 2525 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर। जानते हो? नहीं जानते तो लिख लो, इतना मतलब शर्माने की जरूरत क्या है, लिखो। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? गंगा, 2525 किलोमीटर। अब भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी,
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे, पीछे आ जाए, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। 1400 गोदावरी की लंबाई है, 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। देख लो, गोदावरी रिवर इज नोन एज साउदर्न गंगा एंड वृद्ध गंगा। गोदावरी रिवर इज नोन एज साउदर्न गंगा एंड वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, गोदावरी रिवर इज नोन एज साउदर्न गंगा एंड वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी का एक और भी नाम है गंगा का, कुछ कहा जाता है, सब धर्म में मानते हैं कि गंगा के ही पानी को उत्तर भारत से ले गए थे गौतम ऋषि दक्षिण भारत में, और जो दक्षिण में जो पानी ले गए उससे जो नदी बनी उसी का नाम गोदावरी है। इसलिए गोदावरी को बोलचाल में गौतमी नदी भी कह देते हैं। गोदावरी रिवर को हम लोग गौतमी रिवर नदी भी कहते हैं। गौतम ऋषि ले गए थे गंगा के कुछ पानी को दक्षिण भारत में, और उसी पानी से बनी है कौन? गोदावरी। इसलिए इसके नाम में गंगा लग रहा है हर जगह। दक्षिणम गंगा, वृद्ध गंगा, गौतमी नदी। क्यों बोले? कि गौतम ऋषि इसको लाए थे। गौतम ऋषि इस पानी को दक्षिण, गंगा को दक्षिण कौन ले आया? गौतम ऋषि। इसलिए नाम पड़ गया इसका। एक और नाम क्या पड़ गया? गौतमी। चलिए, देखिए इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज है। इसके कुछ और ट्रिब्यूटरी का नाम लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की अन्य सहायक नदियां पूर्णा, बेघर, पूर्णा नदी, बेघर नदी, गिरना। आज पूछा हूं, आज क्वेश्चन आया था, आज पेपर में, कल का जो पेपर हुआ था संडे का पेपर, उसमें इस गिरना से मैच द फॉलोइंग में था, है ना? मैच द फॉलोइंग में जो क्वेश्चन था 3 नदी मिलाने के लिए, गिरना नदी उसमें था। गिरना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। इसमें नदी किसमें मिलती है? गिरना नदी किसमें मिलती है? गोदावरी में। बेघर नदी किसमें मिलती है? 4 नंबर में लिखे गोरी। गोरी हो गया। पूर्णा, बेघर, गिरना, गोरी। याद रहेगा? एक बार बोले, पूर्णा, बेघर। पूर्णा पहले क्या हो गई? बेघर हो गई। कैसे याद रहेगा? पूर्णा पहले, फिर बेघर होने के बाद इंसान, पैसा रुपया नहीं बचता तो आदमी क्या हो जाता है ना? गिरना, गोरी। गिर गई गोरी तो क्या हो गया? चोट लग गया, तकलीफ में आ गई, तो कहाँ गई? गई कहाँ? वर्धा। वर्धा गई अपने बुआ जी के यहाँ इलाज कराने, है ना? तो वर्धा पे किसी सहायक नदी है? याद करने का तरीका बता रहा हूं। पूर्णा, बेघर हो गई, गिरना, गोरी। इलाज कहाँ हुआ? नहीं, इलाज पहले नहीं होगा, पहले पेन वेन होगा ना जी। गिरेगी तो क्या होगा? पेन वेन होगा। तो पेन गंगा, वेन गंगा, और फिर वर्धा में इलाज होगा। न तो ऐसे कर दो, पूर्णा, इंद्रावती दोनों सिस्टर हैं। पूर्णा, इंद्रावती दोनों सिस्टर हैं। बेघर हो गई, गिरना, गोरी, पेन वेन हुआ, वर्धा में इलाज हुआ। याद हो जाएगा? बताओ कौन कौन नदी? बिना देखे अब स्ट्रिक से बताइए। पूर्णा और इंद्रावती सिस्टर दोनों बेघर हो गई, गिरना, फिर गोरी, पेन वेन हुआ, तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा। और कभी जीवन में भूलेंगे आप? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी अगर कभी पूछ ले मैच द फॉलोइंग वगैरह में, तो कर लेंगे। ये कहानी बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपकी पढ़ाई को थोड़ा दिमाग को लोड कम दे, अब बिना लोड दिए याद हो जाए। चल लिखिए कृष्णा नदी। अगला लिखिए कृष्णा रिवर।
कृष्णा नदी ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। बहुत खूबसूरत जगह है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट है महाबालेश्वर, जिसका पहाड़ भी खूबसूरत है। अब पहाड़ से लगता हुआ समंदर, समंदर किससे टच करता है? महाबालेश्वर में पहाड़ से। सोचिए समुद्र की लहरें जब पहाड़ी चट्टानों से टकराती होगी, कितना बढ़िया दृश्य उत्पन्न होता होगा वहां, है ना। और जाड़े के दिनों में क्या बात है। मैं तो कभी गया नहीं, पर महसूस करता हूं कुछ बेहतर होता होगा। नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन ऐसा फील करता हूं कि वहां जाऊंगा तो बड़ी अच्छा लगने वाला है। कम से कम 100-200 सेल्फी का पॉइंट वहां होगा। हम भी समुद्र में लटक करके सेल्फी लेंगे खतरे वाला, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन बचेगा तो बहुत सेल्फी लिया है। महाराष्ट्र कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है थोड़ा सा। बनाइए, पूछा जाए कहाँ कहाँ किस। महाराष्ट्र जरूर नहीं लिखना, आप महाबालेश्वर के बगल में महाराष्ट्र लिखिए दिए हैं। तो पूछा जाए कृष्णा कितने राज्यों से गुजर रही है? तेलंगाना को माइनस कर दीजिए मत। हो गया। महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कौन? कृष्णा। गोदावरी कहां से निकल रही थी? तुरंत भूला गए। नासिक, त्र्यंबक गांव, सब लड़का उलट रहा है पीछे। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर बताए हैं, त्र्यंबक गांव बताए हैं। कितनी बार बोले? कौन सा जिला? नासिक। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? प्याज और अंगूर। नागपुर नारंगी, है ना। महाबालेश्वर घूमने वाला जगह है। इसमें एक नदी मिलती है, आकर मिलाइए। महाराष्ट्र में 2 नदी मिलती है। कृष्णा नदी से महाराष्ट्र में 2 नदी निकलती है, और कर्नाटक में भी एक नदी मिलती है कृष्णा नदी में जाकर। तेलंगाना, बनाइए इसको। हो गया। कहीं कोई तकलीफ किसी को? किसी का नाम अभी नहीं लिखा है ना, लिखूंगा नाम। भीमा, इस नदी का नाम है। नहीं, फिल्मों में विलेन का नाम रहता था भीमा। पुराने फिल्मों में जो विलेन होता था उसका नाम क्या रहता था? भीमा। हीरो को मारने के लिए भेजा जाता था उसे, और उधर से मार खा के आता था, है ना। फिर विलेन उसको उड़ा देता था कि मेरे यहाँ पीठ दिखा के आने वालों का कोई जगह नहीं। ठीक ठीक ठीक, खत्म। अब दूसरा विलेन जाएगा वो। नहीं जी, पुराने फिल्मों का एक अलग मजा था। आपके फिल्म में तो पता नहीं चलता कौन विलेन है कौन हीरो है। नहीं जी, क्यों? जैसा है कि आज कंबाइंड हो गया। आज की फिल्मों में हीरो ही जोकर का एक्टिंग कर दे रहे हैं, और हीरोइन ही विलेन की एक्टिंग कर दे रही है। डायरेक्टर का पैसा बच जा रहा है। वहाँ अलग अलग पहले पॉइंट करना पड़ता था। ये कोयना नदी है। कौन नदी है? कोयना नदी।
ये नदी दो नदी के मिलने से बना है। ये नदी दो नदी के मिलने से बना है। ऊपर वाले का नाम है तुंग नदी, तुंग रिवर, तुंग रिवर, और नीचे वाले का नाम है भद्रा रिवर, भद्रा नदी। और तुंग भद्रा के मिलने से बना तुंग भद्रा नदी। तुंग भद्रा के मिलने से क्या बना? तुंग भद्रा नदी। तुंग नदी और भद्रा नदी ये दोनों अलग अलग नदी है। इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बना? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ऐतिहासिक प्लेस है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ऐतिहासिक जगह है, उसका नाम है, बताओ, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। और हम्पी जो है ना, सुन लो, जो हम्पी है वहाँ एक मंदिर है, उसका नाम है विजय विठल मंदिर। बोले कहाँ मंदिर नहीं सर? हर जगह मंदिर है। यहाँ एक स्पेशल मंदिर है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ एक स्पेशल मंदिर है जिसका नाम है विजय विठल मंदिर। उस मंदिर की विशेषता है, वहाँ जो मंदिर के खंबे हैं ना, पिलर, वहाँ से म्यूजिकल साउंड निकलता है। भारत में एकमात्र मंदिर जिसके पिलर से क्या निकलता है? म्यूजिकल साउंड। क्या सेटिंग है मंदिर का, नहीं? मंदिर में खंबे में इस तरह की सेटिंग की गई है कि वहाँ से क्या निकलता है? क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आईएएस में, कि भारत में कौन से ऐसी मंदिर है जिसके खंभों से, पिलर से म्यूजिकल साउंड, संगीतमय ध्वनि निकलती है? क्या आंसर दोगे? विजय विठल मंदिर। कहां पर है जी? हम्पी। विजय विठल टेम्पल कहां है? हम्पी में। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्यों का उदय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो बड़े राज्यों का उदय हुआ था, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी दो राज्यों का उदय किसके काल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये दोनों राज्य दक्षिण भारत में उदय हुआ एक साथ, लेकिन दोनों इतने कट्टर दुश्मन थे आपस में। विजयनगर हिंदुओं का शासन, अब बहमनी मुसलमानों के शासन। दोनों में इतनी कट्टर दुश्मनी थी, इतनी कट्टर दुश्मनी की दुश्मनी को खत्म करने के लिए लोगों ने विवाह संबंध भी बनाए। विजयनगर साम्राज्य की लड़की और राजकुमार बहमनी के, है ना। बारात ऐसी आई कि करीब 10 किलोमीटर तक सोने की कालीन बिछाया गया। लड़के को आने, राजकुमार को आने के लिए विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने क्या किया? 10 किलोमीटर लंबी गोल्ड की क्या बनाया? कालीन। उसमें कुछ और नहीं, केवल गोल्ड ही था। गोल्ड का बनवाया। सोचिए कितना केजी गोल्ड लगा होगा, ताकि रिलेशन ठीक हो जाए, स्वागत के कारण, शादी विवाह के कारण। पर वो भी लड़की वहां गई तो बदल ही गई, बदल गई, रिश्ता सुधरा नहीं। शादी के 1 साल के बाद ही इतना भयानक लड़ाई हुआ कि हजारों लोग मारे गए। दोनों राज्य के बीच भयानक लड़ाई हुआ, विजयनगर बहमनी के बीच। शादी से कोई फायदा, सोने की कालीन से कोई फायदा नहीं हुआ। भयानक लड़ाई। उस लड़ाई का नाम है राक्षस तांगड़ी का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध। पढ़िएगा इतिहास वाले सर से। चलिए, बाकी भूगोल वाले सर से इतना जान गए कि हम्पी कहाँ है, किस नदी किनारे? तुंगभद्रा। ये नदी आ रही है, ये नदी जो आ रही है, ये नदी है, कौन सी नदी? मूसी। कौन सी नदी? मूसी नदी, मूसी रिवर। इसी के किनारे हैदराबाद और सिकंदराबाद है। इसी के किनारे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद, ये दोनों ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। जुड़वा नगर, ये दोनों को क्या बोलते हैं? जुड़वा नगर। भारत में जुड़वा नगर के नाम से कौन जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। किस नदी के किनारे है? मूसी। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की अब नहीं है भाई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, अमरावती, कर्नूल और विशाखापत्तनम। अब आंध्र प्रदेश राज्य की कितनी राजधानी है? 3, अमरावती, कर्नूल और विशाखापत्तनम। एक है प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक है जुडिशियल कैपिटल जहां हाई कोर्ट है उनका, और एक है लेजिस्लेचर कैपिटल यानी कि विधायी राजधानी जहां विधानसभा है उनका। तो 3 राजधानी है वहां।
आंध्र प्रदेश में कौन कौन? अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। और तेलंगाना की एक ही राजधानी है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। सबसे फायदा में तेलंगाना हो गया, नया नया राज्य बना, सब बनाया बनाया मिल गया, राजधानी अपने फेवर में रख लिया, बंटवारा में बेमानी हो गया थोड़ा सा। तेलंगाना नया राज्य बना, अब बना बनाया शहर अपने यहाँ रख लिया। नहीं, जैसे मान लीजिए मिथिलांचल कह रहा है कि हम अलग हो जाएंगे बिहार से, मिथिलांचल कह रहा है सीतामढ़ी, सुपौल, उधर कटिहार लग सबके, हमको बिहार से अलग करके मिथिलांचल राज्य बना दीजिए। हमारे जी पटना पर अधिकार तो दक्षिण बिहार के लोगों को होना चाहिए, अब पटना कह दे कि हमारा हिस्सा में दे दीजिए, अगर मिथिलांचल की राजधानी पटना, तो दिक्कत किसको हो जाएगा? साउथ बिहार लोगों को बताइए, बंटवारा भी किया, अब पटना राजधानी में लेके चल गए, है ना जी। तो ये बात है, क्यों ले जाएगा इतना दूर? सीतामढ़ी सुपौल से इतना दूर पड़ता है पटना, बनाएगा ही नहीं, बोलेगा ना अपना रखिए आप लोग राजधानी, हम बना लेंगे दरभंगा को अपना राजधानी। नहीं जी, अगर उत्तर बिहार को राजधानी बनाने का मौका मिले तो आप किसको चुनेंगे? अभी तो सब जगह एडवांस में दरभंगे चल रहा है, एयरपोर्ट हो गया, एम्स भी हो गया। नहीं, किसको बनाएंगे? कुछ लोग सोचेंगे सुपौल को क्यों नहीं बनाएंगे सर, सुपौल हमारा जिला है, हम सुपौल को बनाएंगे। नहीं भाई, आपको क्या लगता है सबसे परफेक्ट कौन होगा? भागलपुर, दरभंगा या भागलपुर? भागलपुर से भी ज़्यादा एडवांस है। बोले कि भागलपुर को बनाएंगे एजुकेशनल कैपिटल, नहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और उसको बनाएंगे सर लीगल कैपिटल। हो गया, बन गया। हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? जुड़वा नगर। अब बनाइए, अब डैम भी बनाएंगे ना जी, बनाइए डैम। दो बनाए, सुनो इधर देखो, 2 नंबर और 4 नंबर वाला जो डैम है वो कृष्णा नदी पर ही है, बाकी कोयना नदी पर एगो है तुंगभद्रा पर। ठीक, बनाओ। आज नदी का काम तमाम हो जाएगा। अभी तक मैं ट्रिब्यूटरी जोड़ लेंगे, आप लोग शुरू से जो पढ़ रहे हैं, अगर ट्रिब्यूटरी को भी जोड़ ले तो कितनी नदी की चर्चा कर लिया मैंने? लगभग अबाउट 50 से ऊपर। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सबको मिला लें, ये सब गोदावरी तक आ जाए, कृष्णा तक, तभी तक मैं 50 से ऊपर नदियों का हम चर्चा। भारत नदियों का देश है, भारत नदियों का देश है। एक कविता है, उनका पूरा शरीर भेड़ियों ने नोच कर खा लिया, उनका पूरा शरीर भेड़ियों ने नोच कर खा लिया, फिर भी गर्व से कहते हैं कि भारत नदियों का देश है। एक कमेंट था भ्रष्टाचारियों पर, नहीं कि हम लोग सब कुछ हो जाता है फिर भी हम कहते हैं कि भारत देश महान देश है। दुनिया में सब कुछ शुरू हुआ कहाँ से हुआ? भारत से हुआ। नहीं हुआ ही। दशमलव का खोज किसने किया? डेसिमल नंबर का खोज किसने किया? भारत ने। शून्य का खोज किसने किया? ज्योमेट्री का खोज किसने किया? बीजगणित खोज किसने किया? सब कुछ तो भारत से शुरू हुआ। तो सबसे महान कौन हो गया? एक बार बोल दो आपने तो इसको। इसी के किनारे एक शहर है राजमुंदरी, इसी के किनारे कृष्णा नदी किनारे एक शहर है कौन सा? राजमुंदरी। यहीं पर है विजयवाड़ा, यहीं पर एक जगह है विजयवाड़ा के पास ही गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास ही गिरती है बंगाल की खाड़ी में। हो गया। डैम का नाम लिख लो। नंबर 1 पे लिखो कोयना डैम, नदी के नाम से ही डैम है। नंबर 1 पर लिखो कोयना डैम, नंबर 1 पर लिखिए कोयना डैम, कोयना। नंबर 1 पे लिखिए कोयना डैम, कोयना डैम। नंबर 2 पर लिखिए अलमाटी डैम, अलमाटी कर्नाटक में ही है। ये तो टिक कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। अलमाटी डैम किस नदी पर है बताओ?
और कोयना डैम, तुंगभद्रा डैम 3 नंबर पे लिखो। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम 3 नंबर पे लिखो। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध 4 नंबर पे लिखो। नागा अर्जुन सागर डैम, सुना है नाम? आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर है पूछा तो है ही, साथ में भी पूछा नागा अर्जुन सागर किस राज्य में है। नागा अर्जुन सागर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में, अलमाटी डैम कर्नाटक में, कोयना डैम महाराष्ट्र में। भूलेंगे कभी तो लिखो, बन गया ना, लिख लिए ना, तब लिखो कृष्णा की अन्य सहायक नदियां, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा की क्या क्या छूट गया क्या? देखो बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है। हो गया? अब लिखिए, बन गया आपका? हो गया? अलमाटी देख लीजिए कहाँ है, खुद देखिए, बाउंड्री पार हो गया कर्नाटक में। अलमाटी डैम कहाँ है? देखिए हमारा मानना यह कि आप रटे नहीं, आप जो देखें वो समझें कहाँ क्या है ना। हम लिखवा देंगे तो आप रट लेंगे, लेकिन अगर समझ लेंगे आप तो फिर हर जगह काम होगा। अब लिखिए अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा नदी की और भी जैसे देखो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब कृष्णा की क्या थी? ट्रिब्यूटरी थी, पर कुछ और नदियां उनका भी नाम लाइन से लिख लीजिए। कृष्णा की अन्य सहायक नदियां, कृष्णा की अन्य सहायक नदियां नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 पे लिखो। अन्य सहायक नदी में पहला नंबर वेन्ना, नदी का नाम ही है वेन्ना। दूसरा पंचगंगा, देखो वो पेन गंगा था, गोदावरी में जो मिल रही थी कौन थी? पेन गंगा। ये कौन है? पंचगंगा। 3 नंबर पे लिखो दूध गंगा, दूध गंगा। ठीक, 4 नंबर पे लिखो घट प्रभा, घट प्रभा। ये सब किसमें मिलती है? कृष्णा में। 5 नंबर पे लिखो मल प्रभा, मल प्रभा। अरे अंग्रेजी में हो गया? बहुत है। हो गया था ना? अब आइए कावेरी नदी। धीरे धीरे सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं धीरे धीरे हम लोग सनसेट देखने पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी। यात्रा करते करते हम लोग आज मध्य प्रदेश से चले हैं पैदल, और कहाँ पहुंच गए? अब तमिलनाडु में। धीरे धीरे कन्याकुमारी में एक एक सेल्फी लिया जाएगा। कहाँ से? सनसेट पॉइंट से। जब हम जाते हैं तो सनसेट पॉइंट एक होता है, सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट। लोग ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा लगता है सूरज को अपने हाथ में ले लिए। नहीं, हम ना एजाज जानते ही हैं, खूब फोटो खिंचवाते हैं। जहाँ अगर कोई खिंचवा रहा, अगर मेरी ज़रूरत नहीं तभी मैं ऐसे थोड़ा सा कर लेता हूँ, ताकि अपनी उपस्थिति पता चले कि मैं भी था वहाँ। नहीं जी, और किसको शौक नहीं है ना जी? फोटो खिंचवाने का शौक होना चाहिए, यादगार लम्हा होता है ना। कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे आप उस दिन थे? तो देख लीजिए एक बार फोटो सब उलट के। एल्बम होता था पहले, पता है? आजकल जब से मोबाइल आ गया एंड्रॉयड, तब से एल्बम का ज़माना
ख़त्म हो गया, मोबाइल ही एल्बम बन गया है, उसी में लोग देख लेता सारा फोटो। नहीं, फ्लैश बैक में लोग चला जाता है। जब फोटो देखता है तो कहाँ चला जाता है? कुछ फोटो ऐसे होते हैं जहाँ आदमी ठहर जाता है कुछ देर, फोटो देखने के बाद फोटो पर नज़र तो होती है पर वहाँ होता नहीं है, फिर वहाँ पहुँच जाता है। नहीं, उसको बोलते हैं फ्लैश बैक। फिल्मों में जनरली दिखाया जाता है कि लड़ते 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 दो लोग मिल गए, माला बाहर निकला, अरे माँ ने तुम्हें माला पहना था, माला में भटक गए, पुराने भाई मिल गए, है ना, फिर दोनों माँ से मिले जाकर, फिर बिल्लन को कुछ उम्र निकाले दोनों भाई मिलकर। तो ये फ्लैश बैक होता था। हिंदी की पहली कहानी जिसमें फ्लैश बैक का प्रयोग किया गया था, हिंदी सिनेमा की नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में लिखी गई पहली कहानी, है ना, कौन थी जिसमें ऐसे हिंदी की पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, राजेंद्र बाला घोष का लिखा हुआ एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी। और हिंदी में पहली कहानी जिसमें फ्लैश बैक का प्रयोग किया गया, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ। चलिए, कावेरी नदी, देखो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, वो दक्षिणम गंगा था, वो दक्षिण की गंगा था। कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। देखो कहाँ, कोई और कहानी आपको याद है क्या नाम? वो थी, तो उसमें फ्लैश बैक का इस्तेमाल कहाँ था? हम क्या बोल रहे हैं? फ्लैश बैक का जिसमें इस्तेमाल किया गया पहली कहानी, उसने कहा था नहीं, हाँ लव स्टोरी है, और बहुत खतरनाक लव स्टोरी है ना, ऐसी कहा बेवकूफ की लव स्टोरी है, मरिए गया बेचारा अंतिम में। अब सामने वाला के बाद, अब सामने वाला लगातार एग्जाम लिए जा रहा है, लगातार परीक्षा लिए जा रहा है हमारा, और फिर भी हम परीक्षा दिए जा रहे हैं, ये क्या मतलब है भैया? कुछ सामने वाले की परीक्षा देने दीजिए, सारा एग्जाम आप ही देंगे, है ना जी। आज के युग में तो और पहले ही मर जाते लहना सिंह आज के युग में और पहले ही मर जाते। अब आज जाके सब पढ़ेगा नेट पे डाल के, हैं 12 में है, सिलेबस में 12 के सिलेबस में है। वाह, कावेरी नदी, वैसे राजस्थान पीसी सब देंगे ना, तो वहाँ हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रहेगा, तो वहाँ भी पढ़ना है क्या। कावेरी नदी लिखे दक्षिण भारत की गंगा इसे कहते हैं। ये निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा ज्ञान भी देते रहता हूँ, चलता है, चलेगा ना? अगर एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा मिले तो कोई दिक्कत है? थोड़ी सी हिस्ट्री ज्ञान दे दिया, थोड़ी हिंदी साहित्य का ज्ञान दे दिया, क्या करें, बिजी हो गया इतना ज़्यादा कि। ब्रह्मगिरी हिल यहाँ से कर्नाटक में है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कौन? कावेरी नदी। और कहाँ आती है कर्नाटक के बाद? केरल में। फिर कहाँ आती है? तमिलनाडु में, और गिर जाती है कावेरी पट्टनम के पास। ये क्या हो गया? गिर जाती है कावेरी पट्टम। ये जगह का नाम क्या है? कावेरी पट्टम। यही गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी लिख दिए थे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ये नोट कर लिए थे। और वैसे जान जाइए, पूरे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती, पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कावेरी नदी के डेल्टा में। पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कहाँ होता है बच्चों? बोलो, कावेरी डेल्टा। लिख लो अलग से ना हो तो। पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती, पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कावेरी नदी के डेल्टा में होता है। कोना में कहीं लिख दीजिए, पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कावेरी नदी के डेल्टा में किया जाता है। पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कावेरी नदी के डेल्टा में किया जाता है। पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक चावल की खेती कावेरी नदी के डेल्टा में किया जाता है। वैसे तो सुन लो, वैसे तो भारत की सभी नदियों में नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है, पता है ना आपको? वैसे तो भारत के सभी नदियों में नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है। यमुना नदी में भी है, हरियाणा और दिल्ली के बीच। हमेशा दिल्ली सरकार, केजरीवाल और खट्टर दोनों आपस में
लड़ते रहते हैं पानी को लेकर के, है ना। सुनते होंगे यमुना नदी जल विवाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच, नहीं, दिल्ली और हरियाणा के बीच क्या है भैया, नदी जल विवाद। लेकिन भारत क्या छूटा क्या आपका, बोलिए ना, बड़ा बेचैन लग रहा है, बोलिए क्या छूट गया, बोलिए हम बता देते हैं। हो गया, फिर तो सही है। क्या बोल रहा हूं कि वैसे तो भारत की सभी नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद है, लेकिन सबसे फेमस विवाद किसका है, कावेरी का। ये सब लोग सुनते हो कावेरी जल विवाद, काफी चर्चा में रहता है। कावेरी नदी का विवाद काफी चर्चित है। किन राज्यों के बीच है बता सकते हैं? इतना आसान प्रश्न हो सकता है, बताओ। देखिए, पानी के बंटवारे जहां वो नदी होगी वहीं ना बंटवारे का विवाद होगा। कहां का है बताओ? बोलने में क्या जा रहा है, इसमें कोई खर्चा है बोलने में? केरल, बस, कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु। यानी कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद 3 नहीं 4, आपको 3 दिखाई दे रहा है। एक दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं, है ना, संजय वाला दृष्टि है मेरे पास। एक है पांडिचेरी, लिख लीजिए, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद ना हो तो अलग से लिख लो। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज एमंग, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज एमंग, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज एमंग, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज एमंग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद, देखो हिंदी में, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। लिख चुके? अच्छा सुनिए, हाँ, पुदुचेरी, पांडिचेरी का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। अच्छा, तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद बताया था मैंने, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। एक चीज बताया था ब्रह्मपुत्र नदी में, याद होगा आप लोगों को, कि नदी बनाती है नदी द्वीप। और जिस दिन बता रहा था ब्रह्मपुत्र नदी का नदी द्वीप, उस दिन चर्चा किया था कि साउथ इंडिया में भी एक नदी है कावेरी, जो क्या बनाती है, नदी द्वीप। ये चर्चा किया था, याद है आप लोगों को? और उत्तर भारत नदियां मिट्टी जमा करके बनाती है नदी द्वीप, लेकिन दक्षिण भारत नदियां चट्टानों को काट कर। आपने सुना होगा आइलैंड, नए बच्चे ज्यादा सुनिए, आपने सुना होगा आइलैंड का नाम। जैसी आइलैंड बोलता है कोई, जैसी द्वीप बोलता है आपसे कोई, आपका मन सीधे कहां जाता है, समुद्र में। कहा जाता है समंदर में। द्वीप बोलते ही कहां जाते हैं आप, समंदर में। लेकिन जैसी कोई टापू बोले, आइलैंड बोले, आप कहां चले जाते हैं, सीधे दिमाग आपका जाता है समुद्र। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन नदी में भी द्वीप मिलता है, लेकिन नदी में भी द्वीप मिलता है। हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, इसका नाम क्या है, माजुली। सुना है आप लोगों ने भी, है ना। इसको इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। और हमने कहा था कि नदियां अगर लंबी हो, नदियां अगर लंबी हो, मैंने कहा था कि नदियां अगर लंबी हो और मुलायम क्षेत्रों से बहे तो बहुत ज्यादा मिट्टी को काट लेती है। और मिट्टी ज्यादा कटेगी, उसमें गाद की मात्रा ज्यादा होगा, भारी हो जाएगा। तो जहां नदी का वेग कम होगा, स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, वहां मिट्टी को क्या कर देगी, नदियां जमा कर देगी जहां तहां, जिससे क्या बन जाएगा, आइलैंड। जिससे क्या बन जाएगा, द्वीप, आइलैंड। लेकिन ऐसी नदियां जो लंबी दूरी तय न करे, कम दूरी तय करे और कठोर चट्टानों से बहे, तो क्या वो मिट्टी काट पाएगी, उतना नहीं काट पाएगी। उतना काटेगी मिट्टी पर, उतना नहीं काटेगी कि आइलैंड बन जाए। तो क्या करेगी, ऐसी नदियां जो कठोर चट्टानों से बहे, जैसे दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वो लंबी दूरी भी तय नहीं करती और कठोर चट्टानों से भी बहती हैं। अतः उनके द्वारा जो नदी द्वीप बनता है वो चट्टानों को काट कर, मान लीजिए नदी ऐसे आ रही थी, बीच में कोई चट्टान मिल गया, तो नदी क्या करेगी, इसको काट काट करके चारों तरफ से बहने लगेगी। तो ये बीच में क्या दिखेगा, आइलैंड जैसा। तो दक्षिण भारत नदियां चट्टानों को काट कर बनाती है नदी द्वीप, लेकिन उत्तर भारत नदियां चूंकि लंबी दूरी तय करती है, उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होता है, तो जहां तहां मिट्टी के जमाव करके बनाती है आइलैंड।
यानी उत्तर भारत नदियां रिवर आइलैंड नदी द्वीप बनाती है, किसका कैसे? मिट्टी का जमाव करके। और दक्षिण भारत नदियां चट्टानों को काट कर। और दक्षिण भारत नदियों में कौन बनाती है? कावेरी नदी। नदी द्वीप का निर्माण कौन करती है? कावेरी। एक का नाम है शिव समुद्रम, शिव, आज पूछा गया था शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम। और दूसरे का नाम है श्रीरंगपट्टम। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम, ये दोनों क्या है? रिवर आइलैंड। ये दोनों क्या है? नदी द्वीप। शिव समुद्रम क्या है जी? नदी द्वीप। और श्रीरंगपट्टम क्या है जी? नदी द्वीप। ये दोनों रिवर आइलैंड है। ये दोनों नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड हैं, जो किस नदी में है? कावेरी नदी में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। श्रीरंगपट्टम तो सुना होगा, टीपू सुल्तान की राजधानी। श्रीरंगपट्टम की संधि हुआ था, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम हुआ था। लेकिन ये तो इतिहास की बात है। शिव समुद्रम बड़ी फेमस चीज है। शिव समुद्रम में 1902 में भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया था। इंडिया में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब लगा? 1902 में। कहां लगा? शिव समुद्रम में। यह क्वेश्चन हमको खुद के एग्जाम में 10 बार मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। बड़ी फेमस क्वेश्चन, कई बार यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। ये कई बार पूछा है ये सवाल। तो भैया भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां लगाया गया? शिव समुद्रम में। और शिव समुद्रम किस नदी में है? कावेरी नदी में। किस राज्य में है? कब लगाया गया? 1902 में। तो लिख सकते हैं शिव समुद्रम इज, अंग्रेजी में लिख लो, शिव समुद्रम इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। शिव समुद्रम इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। शिव समुद्रम इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1902, एस्टेब्लिश्ड इन 1902। शिव समुद्रम भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है। हिंदी में लिखिए, शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जो 1902 में लगाया गया था। शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। कोई दिक्कत किसी को लिखने में नहीं हो रहा है? तो कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल जा रहे हैं? बोलिएगा, कहीं फास्ट बोल रहे तो वहां रोकिएगा। क्या लिखे? शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, की गई थी। चलिए, इसमें एक नदी मिला लीजिए ऊपर से। इस नदी का नाम है पेन्नार। हो गया। इसमें भी एक डैम है, इसमें भी बच्चा एक डैम है। इस डैम का नाम है मैटूर डैम, मैटूर बांध। कावेरी नदी पर कौन सा डैम है जी? बोलना भी है बीच में। मैटूर डैम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मैटूर डैम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बनाओ जल्दी। हो गया, बन गया डैम। अब लिखिए अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। कावेरी की एक तो हो गया पेन्नार नदी, इसकी सहायक नदी और भी है, नाम लिख लीजिए केवल। कावेरी की अन्य सहायक नदियां हेमवती, 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 अर्कावती, तीसरा अमरावती, अच्छा अमरावती वो दूसरा है। अमरावती जो बोले थे राजधानी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बोले थे ना, अमरावती, कर्नूल, विशाखापत्तनम, तो शहर अलग है, नदी अलग है। संजोग है कि नाम दोनों का एक ही है, पर इस नदी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। 4 तीर्था,
तीर्था, 5 लक्ष्मणा, लक्ष्मणा 6 लक्ष्मणा के बाद नोयाल, 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 उसके बाद कबिनी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। हो गया। एक नदी और लिखिए, पेरियार नदी। हैं? लास्ट में बोले कबिनी, पेरियार, पेरियार नदी, ये केरल में बहती है। कार्डेमम हिल से निकलती है। कार्डेमम हिल, इलायची की पहाड़ी इसको बोलते हैं। कार्डेमम का मतलब क्या होता है? इलायची। कार्डेमम सब जानते हैं ना, कार्डेमम का मतलब इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल यहां से निकलती है पेरियार और गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। केरल की सबसे, केरल की बोल रहा हूं, हाँ, मालम पूजा, भारत पूजा भी वहां नदी है। भारत पूजा नदी, मालम पूजा नदी, पेरियार भी है। तो पेरियार सबसे केरल की, अरे केरल की सबसे लंबी बोल रहा हूं, दुनिया की नहीं, भारत की नहीं। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है? पेरियार। इस पर एक डैम है जो केरल में ही है। इस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार डैम किस नदी पर है? किस राज्य में है? बना लो, फिर एक यूनिक बात बताता हूं इन सब के विषय में। बन गया मुल्ला पेरियार डैम? नो, बनाइए। आप तो पीडब्ल्यूडी से भी ज्यादा लेट कर रहे हैं, है ना जी। सबसे घूसखोर डिपार्टमेंट भारत का कौन है? पीडब्ल्यूडी या नगर निगम। सबसे चोर डिपार्टमेंट, अव्वल दर्जे का सब है। भ्रष्टाचार ज्यादा है। हर डिपार्टमेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। कंपटीशन में टॉप पे आता है। बन गया। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बताऊं कि डैम से सिंचाई नहीं होता। सुन लो, इससे सिंचाई नहीं होता, बिजली पैदा नहीं की जाती। इस डैम का बनाने का एकमात्र उद्देश्य है पीने के पानी व्यवस्था करना, पीने के पानी की। लेकिन सुन तो लो, लिखना पहले शुरू कर देते हो। पीने की पानी की व्यवस्था करना। डैम कहाँ है? केरल में। पर पीने के पानी की व्यवस्था किसका हो रहा है? तमिलनाडु की। यानी मुल्ला पेरियार डैम से पीने के पानी की व्यवस्था किसका होता है? तो क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा डैम भारत का एकमात्र डैम है जो है किसी और राज्य में, पर उसका देखरेख कोई और राज्य करता है? तो पीजिएगा पानी तो केरल करेगा देखरेख, क्या आप ही कीजिएगा? तो तमिलनाडु एकमात्र डैम है मुल्ला पेरियार डैम जो है किसी और राज्य में, पर देखरेख कौन करता है? तमिलनाडु, क्योंकि पानी उसी को मिल रहा है। तो हम कहाँ पैसा दें? जब लाइट आप जला रहे हैं, ठीक है, जनरेटर मेरे घर में लगा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइट आप जला रहे हैं, जनरेटर का तेल आप भरवाइए। हम नहीं जानते, हम भी लाइट लगाएंगे तो देखेंगे, कुछ पैसा लगा देंगे हम भी। नहीं, आजकल डीजल और पेट्रोल बड़ी महंगा हो गया है, जनरेटर चलाना भी बड़ा मुश्किल है। चलिए, कंप्लीट हो गया। कैसा लगा क्लास? आज इतना ही करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, होमवर्क करके आइए। जब आइए तो अगले दिन कंप्लीट याद करके आइए। जब हम पूछे तो एकदम जबान पे बातें हों। बताओ जी, अमरकंटक से कौन नदी? बोलते बोलते मैं आंसर बोल दीजिए। सोन, नर्मदा और जोहिला, ठीक है ना।
बताओ जी अलमाटी डैम किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बताओ जी मैटूर डैम किस नदी पर? कावेरी नदी पर। फटाफट उत्तर है आपका, इतनी बार पढ़ जाओ जाकर घर पे, है ना। चलिए मिलते हैं कल, नदी समाप्त हो गया, कल न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्लास मिस मत करो, कितना भी बड़ा पार्टी हो, फंक्शन हो,